साहब ने मेरी जेब में अदम एतमाद की तहरीक है, बिस्मिल्लाह, उसको जेब से बाहर निकालिए ना। पोजीशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये ताफ लीग पर कायम नहीं है, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से अदम एतमाद के हवाले से दावे मुसलसल किए जा रहे हैं कि हमारी तैयारी है, किसी वक्त भी ला सकते हैं, 24 घंटे में भी ला सकते हैं, 48 घंटे में भी ला सकते हैं, लेकिन अदम एतमाद के लिए नंबर्स वो कहाँ से आएंगे और कितने नंबर्स इनके साथ हैं, उसका जवाब अभी वाज़ेह नहीं मिलता। जब तफसील पूछने की कोशिश करते हैं तो बताया ये जाता है कि अगर ये राज पहले अफशा हो जाए वक्त से, तो जवाबी तौर पर दूसरे अफरीक जो है, हुकूमत वक्त जो है, वो इक़दामात कर सकते हैं, ऐसे बंदे गायब हो सकते हैं, आगे पीछे कुछ किया जा सकता है, स्पीकर कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पूरा प्रोसेस डिरेल हो जाए। ये हमें कुछ तरह के जवाब सुनने में मिलते हैं। बहरहाल बंद कमरों के पीछे इजलास जारी हैं। सीधे नंबर की बात करें तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने MNAs के साथ तादाद बनती है PTI की, वो 155 बनती है और अपने इत्तेहादियों के साथ इनके 178 के नंबर्स हैं। और इसी तरीके से अगर अपोजिशन पार्टीज़ की बात की जाए तो उनके 162 टोटल तादाद बनती है और उसमें से 84 PMLN के पास हैं, 57 पीपल्स पार्टी के पास हैं, 15 वो मजहबी जमातों का ग्रुप है। और इसको अगर थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, अगर काफ लीग में से या MQM में से कोई अपना इरादा बदले, जो अभी तक बज़ाहिर खुल के कोई भी सामने नज़र नहीं आया, तो फिर ये नंबर्स रेशो चेंज हो सकती है। लेकिन इस वक्त दावा ये है PMLN का ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से 15-16 MNAs जो हैं वो इनके साथ हैं और चंद एक जो हैं 4 से 5 वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। तो ये कोई 20-22 का एक ग्रुप है। जिस दिन अदम एतमाद पेश होगी, ये उनका ख्याल है कि इस ग्रुप ने उस दिन अदम एतमाद के हक़ में वोट करना है। ये जब वक्त आएगा तो पता चलेगा, अभी सिर्फ दावे हैं, बुलंदोबांग दावे। प्राइम मिनिस्टर जवाबी तौर पर एक इलेक्शन कैंपेन के ऊपर हैं पिछले 2-3 रोज़ से। पहले उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कमी कर दी, बिजली की कीमतों में 5 रुपये कमी कर दी और बहुत सारी और मराद का ऐलान किया। और एक ऐसे वक्त में किया, $94 पर बैरल के ऊपर प्राइसेस थी जब उन्होंने लास्ट टाइम पेट्रोल प्राइसेस फ़िक्स की थी। उसके बाद अब ये प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $111, $112 पे ब्रेंट क्रूड जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो इकनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि हम अपने लिए इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर लें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने बहरहाल ऐलान कर दिया है, इसलिए फ़िलहाल तो ऐलान है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव का फ़ैसला है। कल को कर्जा बढ़े या आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आपको सज़ा दे, ये बात की बात है, लेकिन इट्स अ वेरी बैड चॉइस, पुअर डिसीजन। इसके लिए मुहर्रक एक ही था, सियासत। $111-12 का मतलब यह है कि हम पर बैरल 20-25 डॉलर की कॉस्ट है वो बुक कर रहे हैं। $11.6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हम 7 माह में कर चुके हैं। आज ऑफिशियली सरकारी तौर पर 8वें महीने का, फरवरी के महीने का तजारत का हुजम मिलाकर तजारती खसारे का ऐलान किया गया, जो $32 अरब है 8 माह में। $32 बिलियन, 52 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट्स की हैं और सिर्फ $20 अरब की एक्सपोर्ट्स की हैं। और इसके अंदर भी ग्रोथ में जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेस का ट्रेंड है उसने मेजर रोल अदा किया। अब ऑयल प्राइसेस की कीमतों को सामने रखें तो अगले 4 माह कोई खुशी की खबर नहीं लाते हमारे लिए। हमारे जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसके ऊपर पहले ही दबाव है, रुपए के ऊपर दबाव है और हमने ऐसे इक़दामात कर दिए हैं जिससे क्राइसिस शुरू हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर ने जो एमनेस्टी आज से चंद साल पहले रियल एस्टेट सेक्टर को दी थी, उसका नतीजा ये निकला था कि 1000 से 2000 अरब रुपया लोगों ने ब्लैक मनी पार्क कर दी अपनी। बल्कि बहुत सारी इतलात ऐसी हैं कि लोगों ने कर्ज़े उठाए, ये जो कोरोना के दिनों में स्कीम दी गई थी वर्किंग कैपिटल की और दूसरी रायती नरखों के ऊपर, और उसको भी ये जो स्कीमें थी हाउसिंग स्कीमें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, उसके अंदर वो पैसा डाल दिया गया। ज़री ज़मीनों को लोगों ने हाउसिंग स्कीमों में कन्वर्ट किया और वो पैसा उसके अंदर पार्क हो गया। अब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से एक इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिवाइवल के लिए पैकेज का ऐलान किया गया, जो हो सकता है कि ज़्यादा मुस्बत असरात मुरतब करे, क्योंकि इससे जॉब क्रिएशन हो सकती है। लेकिन उसके अंदर भी कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। इस स्कीम को पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए नहीं रखा गया, जो एक सही फ़ैसला है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल जहन में आता है कि वो लोग जो इस स्कीम से फ़ायदा उठाएंगे, 10 अरब डॉलर मैंने ब्लैक मनी को वाइट करवा लिया आज, और कल को मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर बनना चाहूँ तो मेरे ऊपर तो टैग लगा होना चाहिए कि मैंने ये 10 अरब एमनेस्टी से ब्लैक मनी को वाइट कराया,
तो मेरे लिए तो फॉर एवर लिखा जाना चाहिए कि ये पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर सकता। ये लॉ के अंदर एक कमी है, इसके अंदर ये तखसीस कोई नहीं है। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर सारी उम्र से टैक्स देता आया है उसके लिए, और एक चोर के लिए जो टैक्स का पैसा छुपाता रहा यहाँ मुल्क के अंदर या पाकिस्तान से बाहर ले जाता रहा, उसके लिए कुछ तो डिस्टिंक्शन करिए, कुछ तो उसको ऑनर करिए जो बंदा ईमानदारी से टैक्स दे रहा है। हमने सारी उसके लिए इंसेंटिव्स खोल दिए हैं कि जो बंदा आएगा इंडस्ट्री में पैसा लगाएगा उसको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि एक स्टेप आगे गए हमने लॉ के अंदर प्रोविजन डाली है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो FIA कोई उसके ऊपर तहकीकात नहीं करेंगे, कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। और इससे भी आगे एक स्टेप फर्दर जिसके ऊपर मुझे शदीद इतराज़ है इस पूरे लॉ के ऊपर, बाकी चीज़ें इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिवाइवल के लिए अगर जो भी ये काम करें उसमें नेगेटिविटी 100% कम है एज़ कम्पेयर टू रियल एस्टेट सेक्टर। लेकिन ये जो एक अगली इसके अंदर इन्होंने एग्जम्पशन डाली है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो भी नहीं दी जाएगी। भाई क्यों नहीं दी जाएगी? मुझे तो पूरा पाकिस्तानी कौम को ये हक़ हासिल होना चाहिए कि पता चले कि कौन से ऐसे लोग थे जो $100 अरब यहाँ से चुरा के बकौल मुराद सईद के पाकिस्तान से बाहर ले गए हुए थे, जो वापस आना है। तो अब वो वापस अगर $100 अरब आएगा तो लोगों को बताएं तो सही वो $100 अरब वाइट किसने करवाया। अगर बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? तो ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से ये जो एमनेस्टीज़ पहले दी गई 2018-19 वाली, उसको भी इसके अंदर तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है कि उसके ऊपर भी नैब FIA एक्ट नहीं करेंगे। ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। आप उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज़ करिए, नैब से आपने उसको तहफ़्फ़ुज़ देना है तो ये एक लीगल बहस है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। और जो एमनेस्टी ले उसको पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए फॉर एवर डिस्क्वालीफाइड भी रहना चाहिए। और पब्लिकली इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत एक कानूनी प्रोविजन मौजूद होनी चाहिए ताकि लोगों को ये इतला मिल सके कि कौन से लोग थे जिन्होंने चुराया हुआ पैसा इस स्कीम के तहत अपना वाइट करवाया। प्राइम मिनिस्टर माजी में बहुत अच्छी बातें करते थे, जब कंटेनर पे चढ़ के वो कहते थे कि मैं ट्रांसपेरेंसी लाऊंगा, एहतसाब होगा, अदलिया आज़ाद होगी, किसी की वो विच हंटिंग नहीं होगी। एमनेस्टी के ऊपर भी वो इस तरह के कुछ बयान देते थे। क्या देते थे सुनिएगा। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे, जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ लोग निकले ना। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा व्हाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स? और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा व्हाइट करने के लिए, करप्शन की को प्रमोट करने के लिए। हम इसके खिलाफ, आप दे रहे हैं एमनेस्टी स्कीम, हम आके इसको रिसेंड करेंगे, हम सारों को इन्वेस्टिगेट करें। प्राइम मिनिस्टर का बयान बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि बेवकूफ़ लोग हैं जो ईमानदारी से पाकिस्तान में टैक्स देते हैं और रूलिंग एलीट अपनी करप्शन को हलाल करने के लिए ये स्कीमें लेकर आती है। हमारी हुकूमत आएगी तो हम ये एमनेस्टी ख़त्म करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ही हुकूमत ने FIA और नैब से पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया कि नहीं, आइंदा से इस एमनेस्टी स्कीम को तो बताएंगे नहीं कि इसके अंदर पैसा आया कहाँ से था। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरू हैं, साथ में शफाक तोला साहब हैं, माहिर मुआशियात हैं, फ़ारूक हबीब साहब हैं, तहरीक इंसाफ से वज़ीर हैं, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब PMLN से हमारे साथ हैं। सबको खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। तोला साहब आपसे आगाज़ करूँगा। एज़ कम्पेयर टू रियल स्टेट सेक्टर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की रिवाइवल के लिए जो पैकेज आया, आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच नज़ीम मलिक साहब। मैंने पहले एक बात की थी जब रियल एस्टेट की एमनेस्टी आई थी, मैंने कहा ये पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर को देनी चाहिए थी। देखिए, हम जब हुकूमत में होते हैं तो हमारे व्यूज़ अलग होते हैं, जब हम अपोजिशन में होते हैं हमारे व्यूज़ अलग होते हैं। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क की मईशत, प्राइम मिनिस्टर ने पहले सच बोला था या आज सच बोला है? मैं समझता हूँ आज सच बोला है। पहले सच नहीं था बोला? नहीं, सच नहीं, मैं कहता हूँ उनका व्यू था। ये बात तो अब मैं हेडलाइंस लाऊंगा, प्राइम मिनिस्टर ने आज सच बोला। आपने कहा उन्होंने कहा 4 साल पहले स्कीम देनी चाहिए थी, आज क्यों दी? मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज़ वो खुद एग्री करते हैं कि जी अगर मैं आगे शुरू में देता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन हमारी मईशत, कंटेनर पे वो सच नहीं थे बोलते, वो अपोजिशन में थे, मैं उस पर सियासत में नहीं जाऊँगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब उन्होंने ये बात कही थी ना, उस वक्त मैं कहता था और मैंने TV पे कहा, मीडिया पे कहा आप लोगों के सामने कि ये चीज़ गलत है। आप अगर आज कॉन्फिडेंस नहीं देंगे उन इन्वेस्टर्स को जो एमनेस्टी डिक्लेयर कर रहे हैं तो उनका एक शटर हो जाएगा। और काफ़ी एमनेस्टीज़ में फ़र्क पड़ा था, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।
आज ये रियलाइजेशन है। अब अगर आज की अपोजिशन भी वही काम करे जो 4 साल पहले इन्होंने किया था, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा डेट्रीमेंटल होगा। देखिए, एमनेस्टी दुनिया में दी जाती है और दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। हमें अपनी मईशत को देखना है। आपकी 38% इकॉनमी, आपके पिछले मैंने प्रोग्राम में कहा कि कैश के बेसिस पे इसका टैक्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना उनको ये हाथ लगा सकते हैं, ना पिछले हाथ लगा सकते थे। एग्रीकल्चर आज आप किसी को भी इस हालत में, तो क्या अब अच्छे से अच्छे हालात में आप उनसे टैक्स वसूल नहीं कर सकते। शटर पावर, आपकी इतनी बड़ी पावर है, आप कुछ भी कर लें, आप उनसे टैक्स वसूल नहीं कर सकते। उन 38% के पास जो पैसा जनरेट होता है और बाकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट उसका शिकार बनते हैं। अगर मैं आज सेल करने जाता हूँ, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए स्कीम देनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि 1,000-1,500 से 2,000 अरब है जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होकर डंप हो गया, उससे गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर निकल गया छोटा घर। देखिए, छोटा घर या बड़ा घर, जब दो चीज़ें आपकी होंगी, शरह सूद में इजाफा होगा और आपकी डीवैल्यूएशन होगी, गरीब तो वैसे ही पिस जाएगा। जो आज भी महंगाई है, अगर आप उस पर देखें, पास थ्रू कॉस्ट की मैं आपको बात करता हूँ कि हर 10 रुपये बढ़ने पे 1.5% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो आप अगर पिछले 3-4 सालों में देखें तो 50 रुपये की आपकी डीवैल्यूएशन हुई है। तो 7.5% आप समझ लें, जो अगर आज उनसर है इन्फ्लेशन के या अफरात ज़र का, वो सिर्फ और सिर्फ बाकिर रज़ा को ठीक कर लेते तो आधी इकॉनमी वैसे ही ठीक हो जानी थी। देखिए, अब बाकिर रज़ा, जावेद लतीफ़ साहब से पूछते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आप क्या फरमाते हैं? प्राइम मिनिस्टर के बयान जो कंटेनर के ऊपर थे, मेरे तो ख्याल में वो सही थे। वो कहते थे कि ये पब्लिक इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, हुकूमत अपनी करप्शन को जायज़ कराने के लिए स्कीमें लाती है, और अब एमनेस्टी के ऊपर एमनेस्टी, एमनेस्टी के ऊपर एमनेस्टी 4 सालों से दिए जा रहे हैं। देखें, मैं कोई माशी फिगर ना दे सकता हूँ, ना मेरे पास इतना इल्म है, मगर जितना मैं जानता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त अगर इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, जब कंटेनर पे चढ़कर गुफ्तगू जो फरमाते थे, तो इनको गलत बयानी उस वक्त नहीं करनी चाहिए थी। और अगर इनको इन्फॉर्मेशन को इस हवाले से थी जो मेरे पास नहीं है, तो फिर उस वक्त अगर ठीक बोल रहे थे तो आज झूठ बोल रहे हैं। फिर गलत बयानी करके आप 4 सालों में ये कहने की मुझे फिर ज़रूर इजाज़त दें कि 4 सालों में मईशत का जिस तरह बेड़ा गर्क कर दिया गया, फिर क्या हम गलत कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सलामती जो है इस मईशत के बेड़ा गर्क होने से वो भी ख़तरे में पड़ गई है? फिर हम क्या गलत कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बढ़ गई? फिर हम क्या गलत कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई? फिर हम क्या गलत कहते हैं कि जिनसे आप कर्ज़े ले रहे हैं, जिनसे पैसा ले रहे हैं, वो अपने जो ज़रूरियात हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए आपको अहकामात दे रहे हैं और वो आप मान रहे हैं। जिस तरह आपने IMF से अभी नया मुआहदा किया, उसने कुछ चंद पैसे आपको दिए, तो अगले दिन आप फिर उनको अकड़ गए हैं। जिस तरह आप पाकिस्तानी कौम को अकड़ जाते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं मानता, एक दिन कुछ बात करते हैं, अगले दिन कुछ और बात कर देते हैं। जो टैक्स नए लगाने की बात या टैक्स कलेक्शन की बात करके आए थे, जो मुआहदा करके आए थे IMF से, आज मुझे नदीम मलिक साहब आप तो बहुत बेहतर समझते हैं, वो कौन पूरा करेगा? और फिर ये क्या बात दुरुस्त नहीं है कि ये जाने वाली बातें हैं? और मैं ये इतराफ़ करूँगा, आपने यही बात कहनी है उसके जवाब में कि जो हुकूमतें जाने वाली इससे पहले होती थी वो भी ऐसा किया करती थी। जो इमरान खान ने 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम किया या 5 रुपए यूनिट बिजली के कम किए, ये हुकूमत जब जाने वाली होती है, जब उसको पता होता है कि इसके बाद मैंने IMF के प्रोग्राम में नहीं जाना या कल मुझे कोई इससे सरोकार नहीं होगा, आने वाली हुकूमतें जो हैं वो इसको फेस करेंगी, वो ऐसा किया करती हैं। सो इन्होंने किया। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा अदारा है जो इनके हाथ को रोक सके? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी आवाज़ है जो उठे? से ढूंढते हैं एक काबिल इतराज़ है आपका बयान, जिसके ऊपर मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, हाथ रोकना आपको मुंतखब करके लोगों ने भेजा है, अदारों की तरफ आप क्यों देखते हैं? वो तो हम इनको कहते हैं कि आप रोज सेम पेज के नारे मारते हैं, आप कहते हैं अदारा हाथ रोके। अदारा क्यों हाथ रोके भाई? आप रोकिए, जाए पार्लियामेंट में अपना काम करिए। नहीं नदीम मलिक साहब, नदीम मलिक, एक सेकंड, आप पूरी दयानतदारी से अपने दिल पर हाथ रख कर बताएं, 4 सालों में चीफ एग्जेक्टिव के नीचे जितने अदारे हैं, क्या उन्होंने इस्तेमाल उसका बेदरेक किया नहीं है?
क्या एहतसाब के अदारे मुझे तो लगता है या दिल पे हाथ रख के कहना पड़ेगा, आपने भी अपना काम सही नहीं किया सर, बुरा नहीं मानिएगा इस पे। अगर आप भी कर रहे होते ना तो इनको चेक कर सकते थे। फारूक हबीब साहब से पूछ लेते। फारूक हबीब साहब, अगर मैं रियल स्टेट सेक्टर का सख्त मुखालिफ हूँ, जो सब्सिडी वो दी थी ना आपने एमनेस्टी, मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता कि लैंड माफिया को आपने नवाज दिया और ऑनेस्ट टैक्स पेयर को सजा दी, लेकिन इंडस्ट्री के लिए बहरहाल गुंजाइश बनती है क्योंकि जॉब क्रिएशन हो सकता है, अल्लाह पाक करे कि पैसा हाजिर हो जाए। लेकिन क्या इन लोगों के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए कि इनकी इन्फॉर्मेशन आप बताएं, हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत इतला दें कि फारूक हबीब ने 100 अरब रुपया अपना डिक्लेयर करके इंडस्ट्री लगा दी। देखिए, पाबंदी के ऊपर भी बात करते हैं और जो आपने इंट्रो दिया उसके ऊपर भी करेंगे बात। ज़रा मैं इनका जवाब दे दूँ, जावेद लतीफ़ साहब का बड़ा ज़रूरी है जवाब देना। मामला ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 रुपये पेट्रोल बिजली सस्ती करने का, 10 रुपये डीजल पेट्रोल सस्ता ना करने का जब तक ऐलान नहीं किया था, उस वक्त तक हम ये ऐलानात सुन रहे थे इनसे, ये IMF महंगाई ला रहा है, ये IMF बहुत बुरी चीज़ है, ये IMF का बजट इमरान खान ने पेश कर दिया है, यहाँ पर IMF की हुकूमत है, यहाँ पर IMF का वज़ीर ख़जाना है। अब इनको फिक्र पड़ी हुई है कि जो आपने IMF से बातचीत की थी, IMF से आपने टैक्सों की बात की हुई थी, इस तरह तो जो है वो कहते हैं बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे, एक जगह के ऊपर आप कायम हो जाएं। आप उस पोजीशन से हट के दूसरी पोजीशन पे आ गए हैं। यहाँ पर अवाम के ऊपर जिस किस्म का बोझ पड़ा हुआ है, अवाम के ऊपर जिस किस्म का, हम जब बात करते थे आलमी महंगाई है, आलमी सतह पे कीमतें बढ़ रही हैं, उस वक्त तो हमें आप फेवर नहीं देते थे, ना हमें उस वक्त को मीडिया फेवर देता था, ना उस वक्त आप हमें को फेवर देते थे। अब जब हमने एक पोजीशन कायम की है, एक कुशन निकाला है अवाम को रिलीफ देने के हवाले से, जब हमने देखा है कि आलमी सतह पर कीमतें नीचे नहीं आ रही, रशिया यूक्रेन के बावजूद जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अवाम के ऊपर उसका बोझ पड़ रहा है, अवाम को रिलीफ की ज़रूरत है, तो हमने अपनी पीछे वर्कआउट किया है। एक माशी टीम बैठी हुई थी, डॉक्टर आबिद सुलेरी जैसे लोग थे, अशफाक हसन जैसे लोग थे, साकिब शरानी जैसे लोग थे, डॉक्टर एजाज नबी जैसे लोग थे, डॉक्टर अमजद जैसे लोग थे। ये इन्होंने 2 माह लगा के, अगर डॉक्टर अशफाक हसन खान ने, आबिद सुलेरी ने और डॉक्टर एजाज नबी ने इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि आप कीमतें फ्रीज करके रखें, तो मैं उन सारों की ऑन एयर उनकी मुखालफत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वो $110.9 फी बैरल पे अभी लेटेस्ट प्राइस है। मैं ये कह रहा हूं कि आपने $94 से $16 की इजाफी कॉस्ट हमने बुक कर ली। कौन सी इकोनॉमी है? आज तरफ फैसला आपने जिनका नाम लिया मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि कौन सी इकोनॉमी में आपने पढ़ के आए थे। आप उनसे लहदा इजाज नबी से भी पूछूंगा, डॉक्टर मैकेनिक्स पे नहीं जा रहा, मैं 2+2 की बात करना चाहता हूं। ये तो खसारे का सौदा, मुल्क डूब रहा है। नहीं, मुल्क डूबना है। मुझे आप पहले ये बताएं, फिर हमारे ऊपर किस बात की तनकीद होती थी जी पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई? जब 45% महंगे प्रोजेक्ट हम लगा के गए थे बिजली के, जो टेक और पे के मायदे हम करके गए थे, नवाज शरीफ जो ऑयल प्राइस आज है उसका फैसला आज होना है। एक मिनट नहीं, आज नहीं होना। मैं आपको कह रहा हूं, पहले आप कहें कि वो गलत करते थे। 2007 के आखिर में मोहम्मद मियां सोमरो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे और मोहतरमा की असैसिनेशन हो गई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उस जमाने में प्राइसेस ऊपर जा रही थी और वो 3-4 माह ऊपर बैठे रहे, हम डूब गए। उसके बाद 8-9 पूरा इसमें गुजर गया कि पिछला खसारा कैसे पूरा करें। आप वही गलती दोबारा दोहरा रहे हैं। मेरे पास इसके ऊपर पूरा नो जस्टिफिकेशन, मेरे पास पूरा आर्गूमेंट मौजूद है, उस पर मैं आता हूं। पहले आप इस चीज का फैसला करें, जो हमारे पे ये तनकीद करते थे कि पेट्रोल इमरान खान महंगा कर रहा है, बिजली इमरान खान महंगा कर रही है, आप कहें ऑन एयर कि ये गलत कहते थे, ये भी गलत कहते थे, और मीडिया के वो लोग जो उस वक्त हम पे तनकीद करते थे, क्या कहा था? वो गलत कहते थे। मैं अपनी बात करता हूं, मैंने क्या कहा था? एक मिनट, आप पहले सबका कह देना, वो गलत कहते थे। मैं क्या कहता था? मैं तो अपनी बात कहता हूं ना, वो गलत कहते थे। आपकी जो इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन है ना इस सियासत की, पंजाबी की मिसाल है पाकिस्तानी कौम को। अब मैं आपके 950 का तरक्कियाती बजट 700 अरब पे पहले आ चुका है ना, आ गया ना, 700 पे पहले IMF से एग्रीमेंट से आया हुआ है, अभी फर्दर रिडक्शन आप सुन लें ना, सुन लें। अब जरा मेरा भी आर्गुमेंट सुन लें। पिछले 4 महीनों से आप बेच रहे थे एहसास राशन प्रोग्राम, अब आपने उसको कहा कि उससे भी पैसे डाइवर्ट करेंगे, इसमें डालेंगे। बात तो आई कोई नहीं है सर। हमने रिलीफ तो आवाम को देना है ना, हमारे नजदीक तो आवाम है सर। कहाँ से रिलीफ देना आपने? देंगे कहाँ से? हमारे पास कुशन मौजूद है। डेफिसिट से? नहीं, डेफिसिट से नहीं देंगे। डेफिसिट पे तो आप पहले ही डेफिसिट पे खड़े होते हैं, आप नहीं होते डेफिसिट पहले आप पहले डेफिसिट पे नहीं, 8% पे खड़े। सुन तो लेना हमारा, मुझे ये बताएं 2018 में PMLN आखिरी साल में जोर शोर लगा के 3800 अरब पे छोड़ के गई थी टैक्स कलेक्शन। उसमें आखिरी साल एमएसटी भी शामिल थी, एडवांस टैक्सेशन भी शामिल थी, रिफंड्स भी रोके हुए थे। सर आप तो आज 8 माह में नहीं सुन तो लेना, उसका इस एमएसटी से कोई ताल्लुक नहीं। 8 माह इस साल, मुझे आप ये बताएं 8 माह में 3800 अरब हम जमा कर चुके हैं। बताएं कौन सी एमएसटी आई है इसके अंदर, बताएं कौन सा रिफंड रोका हुआ है हमने, बताएं कौन सी एडवांस टैक्सेशन डॉलर की इंपोर्ट है 8 महीनों के अंदर। 52 अरब पे आते हैं, इंपोर्ट्स भी नीचे आना शुरू हो गई हैं। 32 अरब डॉलर की 8 माह के अंदर ट्रेड डेफिसिट है। आप सारे सवाल कर लें, फिर मुझे जवाब का 1 मिनट आप पूरा मौका दें। व्हिच इज अ न्यू
न्यू रिकॉर्ड इन आप पाकिस्तान। सारे आपने ये बातें इंट्रो में भी की ना, मुझे मौका देने दे बात करने का। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जो इंपोर्ट्स हैं जनवरी फरवरी की वो नीचे आ रही हैं। आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो $3 अरब से जो है वो नीचे आया है। इसी तरीके से आपकी एक्सपोर्ट्स, आज का नंबर आपको पता है क्या आया एक महीने का? आप $2.8 बिलियन, यानी कि आप $3 अरब के एक माह में रिकॉर्ड आप एक्सपोर्ट्स को टच कर रहे हैं। $20 अरब है 8 माह में, तो $52 अरब की। जब हमें हुकूमत मिली थी उस वक्त कितना था? उस वक्त 24 था। तो आज ये क्रॉस करेगा $30 अरब को? नहीं। वैल्यूज कितनी? नहीं, $30 अरब को। वैल्यूज कितनी? वैल्यूज की बात ना मुझे बताएं, मैं सिंपल आपसे नंबर्स की बात कर रहा हूँ। नंबर्स ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स होने जा रही है, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन होने जा रही है, रिकॉर्ड रेमिटेंसेज आ रही हैं, रिकॉर्ड आपके पास नॉन डेट $64 अरब आपके पास आ रहा है, जो नॉन डेट डॉलर इनफ्लोज हैं। तो लिहाजा हमारे पास रिकॉर्ड, वो आप जो मर्जी कहते हैं, रिकॉर्ड डेट नहीं, वो फिर आप PMLN की हुकूमत की मेहरबानी है। हम आज आपके रिजर्व कितने $23 अरब पे हैं, जब हमें मिले थे $7 अरब पे। नहीं मलिक साहब, पूरा मैथ करें ना, अब पूरा मैथ करते। 4 सालों से जब हमें सुन लेना, जब हमें रिजर्व मिले थे तो $7 अरब पे मिले थे। आज आपकी कीमतें भी बढ़ी, आज आपकी जो है वो प्राइस इन्फ्लेशन भी, आपका रुपया भी डेप्रिसिएशन के ऊपर, लेकिन फिर भी $23 अरब पे खड़े हैं। तो हमें कहां खसारा है? हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। इमरान खान फर्क है, फर्क है। लोगों को सच फर्क है, सच की बात। आप पाकिस्तानी लोगों के मैं बता देता हूं सर, सच की बात। इनसे भी सुन ले, फिर ब्रेक पे जाना। सुन ले बेशक सुन ले, मुझे कंप्लीट। देखें, सच की बात है, हमारे पास कुशन भी मौजूद है, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। सर, यू हैव नो कुशन। हमने उसमें जो 4000 का खसारा कर रहा है और कौम को कई कुशन है। मुझे अवाम का मुकदमा लड़ना है, अवाम के लिए जो है वो 4000 का खसारा इंडिया का, पाकिस्तान का है सर। इमरान खान ने गैर जरूरी खर्चे भी कट किए। इमरान खान 777 जहाजों पे नहीं जाता, सरदारी की तरह 49 प्राइवेट दौरे नहीं करता। सुन ले 49 प्राइवेट दौरे नहीं करता इमरान खान, 25 नवाज शरीफ की तरह प्राइवेट दौरे नहीं करता, 5 कैंप ऑफिस नहीं है। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, बैरून मुल्क में हालात नहीं बना रहा। उसने सारा रिलीफ जो है वो आवाम को दिया है, चाहे वो सेहत कार्ड हो, चाहे पेट्रोल बिजली की कीमतें कम करके हो, चाहे कामयाब जवान प्रोग्राम हो, चाहे कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम हो। आज 7000 खानदानों को $1 अरब कारोबार शुरू करने के लिए दिया है। बैंकिंग सेक्टर को कान से पकड़ के पहली बार इमरान खान हाउसिंग के गरीब आदमी को 3 मरला 5 मरला 10 मरले के एक ब्रेक ले लें जी। लेकिन मैं पेट्रोल प्राइसेस पर प्राइम मिनिस्टर को ऑन एयर अपील कर रहा हूं कि पाकिस्तान को डुबोने की ये साजिश है, इससे हमें निकलना चाहिए। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 94 से 111 पे आ जाए और हम लोगों को कहें हम $10 का रिलीफ दे रहे हैं। ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, आप पता नहीं कहाँ किस दुनिया में जिंदा है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अशफाक तोला साहब, ये प्राइसेस के ऊपर मैं दोबारा आऊँगा। $111 के करीब इस वक्त है ब्रेंट जो है। क्या ये वाइज मूव है कि हम इसको फ्रीज करके रखें? आपको 2007-8 याद है जो कुछ हुआ था? थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाता हूँ। आज तक कोई भी गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं रुकी है। उठा के देख लें, 99 देख लें, 2008 देख लें, कोई भी गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस पे रही नहीं है। मकासद कुछ और होते हैं। अगर 2 महीने से इतने बड़े जय्यद इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो बड़े माशाल्लाह बड़े नाम उन्होंने लिए। 14 जनवरी को आपने टैक्स मेजर लिया, मिनी बजट लाया आप, तो IMF से एग्रीमेंट पूरा तो फिर उन इकोनॉमिस्टों ने क्या किया और 28 को आप उसकी सारा कुछ रिवर्स कर दिया, रिलीफ दिया। उसको रिवर्स ना भी किया तो रिलीफ दे दिया। 12 फरवरी को या 14 फरवरी को आपने ₹12 इंक्रीज किया है पेट्रोल की प्राइसेस, साइटिंग के जी इंटरनेशनल, उसमें 28 को आप ₹10 डिक्रीज कर रहे हैं, जबकि प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। ठीक है। 27 फरवरी को इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट में ₹5.70 का इजाफा कर रहे हैं आप। 28 फरवरी को ₹5 कम कर। आज मैं आपको एक बात बताऊं, फारूक भाई भी है, छोटा भाई भी है, दोस्त भी है, बड़ी न्याजमंदी भी है मेरी इनकी। जीडीपी ग्रोथ जिस तरीके से नेगेटिव में गई थी, मैंने उस वक्त 40 दिन पहले मैंने हफीज शेख साहब को ये लिख के दिया, आपके पास भी वो मौजूद होगा रिकॉर्ड में, कि 0.38 माइनस है, विच ही वॉज नॉट बीन एबल टू डाइजेस्ट। क्यों थी? कि आपकी कोई ग्रोथ फैक्टर नज़र ही नहीं आ रही थी। आज आप देखें, अगर मैं नेचुरल वे में देखूं ना आपका जो ग्रोथ के हिसाब से,
तो 5800 और 56 अरब का आपका टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। मैंने 6000 अरब अपने बजट में लिखा था। सर अभी बताएं मुझे, $111 पे है ऑयल, अभी 113.76 से नीचे आया, 111 पे आया। जिसको हम देखते हैं अरब लाइट, वो आज क्लोज हुआ 105 रुपए, 105.89 तो हमें क्या करना चाहिए? फ्रीज रखना चाहिए कायम या इसको रीथिंक करना चाहिए? नो वे, बिकॉज की एक बात और याद रखिए। नो वे क्या मतलब? फ्रीज बरकरार रखें? नहीं रखें। आप देखिए दूसरी बात ये $11.6 अरब का एंड जनवरी तक का $11.6 अरब की करंट अकाउंट डेफिसिट है। आज फरवरी के महीने में $32 अरब की ट्रेड डेफिसिट। मैं वजह बता देता हूँ आपको। देखिए ये फ्रीज करना नहीं करना वो हुकूमत ने अपना पॉलिटिकल डिसीजन लिया होगा, बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये आपने जनरल सब्सिडी दे दी, आपको टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए थी। अगर आपको देनी थी ना, जो हम मतलब ये सस्ता पेट्रोल तोला साहब को भी उसी कीमत पे है, फरूख को भी उसी कीमत पे है, मुझे भी है, हमारे पूरे दफ्तर के हर एक शख्स को भी 150 रुपए पे या 140 जो भी आज की कीमत, वो आप नहीं कह सकते। अच्छा, जो आप इस वक्त जो फंडिंग या फाइनेंसिंग इसकी नजर आ रही है, जो पॉसिबल रेवेन्यू 268 अरब रुपए के जो आपने टैक्स के महसूलात ज़्यादा इकट्ठे किए हैं एज ऑफ फरवरी, तो वो लगता है उसी को हम देख के ज़रा हमारा दिल मचल रहा है कि जी हम 5800 के जो हमने किए थे। तो ये पॉपुलर मैयर है, लेकिन ये मुल्क के लिए, मैं पहले भी एक्सटर्नल सेक्टर के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। सियासी तौर पे कोई और भी हुकूमत होती और शायद आज हालात होते तो ले लेती, मैं ये इकदाम लेने की बड़ी वजह जावेद लतीफ़ साहब इस वक्त वो आपका क्लेम है बहुत बड़ा। मुझे ये सिर्फ इतना मेरा एक आर्गूमेंट ये है कि 111 हो गया, ठीक है, पेट्रोल का, आप पीएल भी लगा दें, आप टैक्सेस भी लगा दें, तो पेट्रोल की कीमतें तोला साहब मेरे ख्याल में 200-225 रुपए पर लीटर पे तो पहुंच जाएंगी। सर आपने नहीं सुन लेना, तो नहीं कहा वो, सुन ले। देखें हमने कहा, हमने उनसे भी बात की जब ये चीज आई, उन्होंने एग्री किया, हमने एग्रीमेंट सुन लें, हमें उन्हें कन्वे भी किया और हमारे पास उसका पूरा मैच भी मौजूद है कहाँ से हमने पूरा करना है। लेकिन मुझे यह बताएं 200-225 रुपए पेट्रोल का बोझ आप लोगों के ऊपर डालने को तैयार हैं? तो उसका इम्पैक्ट महंगाई की शक्ल में कितना आएगा? 12 दिन पहले हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी। कैसे आ सकती है जब यूक्रेन? अच्छा, ये जो बढ़ा है ये यूक्रेन रशिया की वजह से बढ़ा है या और भी कोई फैक्टर है? सारे फैक्टर नहीं यूक्रेन रशिया का फैक्टर है। आपको एक बात बताना, पहले दिन में 10-12 $120 जावेद लतीफ साहब, ये आपका जो पिछले 4-6-8 हफ्ते आपने लगाए ना अदम एतमाद, उसके नतीजे में ये इकदाम सामने आए हैं। मैं इस पे खुश नहीं हूँ ज़्यादा इन चीज़ों पे, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं मुखालफत करता हूँ बहुत सारी इन चीज़ों की, लेकिन आपकी अदम एतमाद जो है वो बेयकीनी तो पैदा कर रही है। आपके पास सपोर्ट है या नहीं ये लोगों को पता नहीं है। फजल रहमान साहब से मनसूबा भी ये खबर चल रही है कि 24 से 48 घंटे बड़े अहम हो सकते हैं। ये आप हर रोज ही कहते हैं बड़े अहम हो सकते हैं। कब करना है आपने बताएं मुझे? कल करना है, परसों करना है? शेर आया बाद में वो कुछ होगा नहीं तोला साहब, माहिर मईशत जितने भी आप बिठा लें, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि इनकी पॉलिसी जो है वो दुरुस्त है। उसकी वजह दो हैं, या तो मैं या का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ, फ़र्क मेरे छोटे भाई हैं तो मैं इनका लिहाज करते हुए या का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। झूठ बोलते हैं शुरू दिन से, कंटेनर से लेकर आज तक। कोई हुकूमत पे बैठ के मलिक साहब इतना झूठ ढिठाई से नहीं बोलता जितनी ये हुकूमत बोल रही है। ठीक है, अपोजिशन में जिस तरह तोला साहब ने कहा कि सियासत होती है, सियासत में ये झूठ बोलते रहे, चले ठीक है, मगर आज तो अमल जो है वही बताएगा। कोई जलसे जुलूस या इनके तर्जमानों की मीटिंगें जो हैं, मीडिया पे आकर चढ़ाई करने से, झूठ बोलने से मईशत ना ठीक हो सकती है, ना किसी को रिलीफ मिल सकता है। हो क्या रहा है असल में? आप ये देखें कि जब हम ये बात करते थे कि जनाब किधर है जी, अदम इत्मीनान से अदम इस्तेहकाम तो पैदा हो गया, आपके नारे से अदम इत्मीनान कोई नहीं आई। सर जावेद लतीफ़ साहब से पूछें आईएमएफ अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? आईएमएफ की मान लें, आप पहले ठीक कहते थे या आप ठीक कह रहे हैं, ये हमें बता दें। फ़र्क ये है वो अदम एतमाद आने से पहले आप अपना एतमाद शेक कर रहे हैं। आपने तोला साहब को भी नहीं बोलने दिया, बेसब्रे हो गए, और मेरे पे भी आप बेसब्रे हो गए हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल बेसब्रा नहीं होता, मैं तो जनाब आप अपनी जगह रखें तैयार है वो, लेकिन मुझे सिर्फ आईएमएफ का बताएं अच्छी चीज है बुरी चीज है। बर्दाश्त करो, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ना ਤੁਹਾਡਾ लीडर बर्दाश्त करता है, ना ਤੁਹਾਡੇ तक नौबत आ गई कर लें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, फर्क देखें, दो चीज़ें हैं।
पहली बात यह है कि जो मलिक साहब ने सवाल किया है, मलिक साहब, इस गैर आइनी हुकूमत को भी हम आइनी तरीके से हटाना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके नतीजे में 4-6 माह साल अगर गुजारना है तो फिर मैं ये कहूँगा कि चंद फीसद लोगों को पाकिस्तान के को फ़ायदा पहुँचेगा, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। अगर अदम एतमाद के बाद अगर मगर में आपने 3 महीने से लगाया हुआ है, या तो करनी है तो करें, नहीं तो ये गैर यकीनी तो ख़त्म करें। वो ये जो कुछ हुआ है ना, ये आपकी अगर मगर के चक्कर में ही हो रहा है। आप ये अच्छा, अगर ये मगर मुका दें, आप, मेरा नहीं ख्याल है कि आपको बेयकीनी पैदा कर लें। अगर 113 अरब का है और मगर 113 अरब, आप बेयकीनी नहीं, बेयकीनी तो 4 साल से है पाकिस्तान के अंदर, मगर ये जो सूरत हाल आज की है इसमें आप यकीन इंशाल्लाह रखें कि हमने इत्तेहादियों के बगैर भी अपना जो होमवर्क पूरा कर लिया है। और ये आज मैं बता रहा हूँ कि इनके अपने शहर से, फरुख हबीब के अपने शहर से शायद कोई पीछे रह जाए, बाकी सारे के सारे आ रहे हैं। और इसी तरह मैं ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर अवाम को रिलीफ फैसलाबाद के पीटीआई के एमएनए जावेद लतीफ़ साहब का दावा यह है कि वो सारे अदम एतमाद के लिए वोट करेंगे। ये खबर चलाएं जी इनकी, मैं रिस्पॉन्ड कर दूं। और इनका ये भी दावा है कि इनके नंबर्स अब पूरे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे रिस्पॉन्ड लेंगे। ब्रेक ले लेंगे पहले। अच्छा ब्रेक। वेलकम बैक। फ़ारूक हबीब साहब, इनका दावा ये है नून लीग वालों का कि आपके कोई 15 से 20 बंदे इनसे मिले हुए हैं, और वो कहते हैं फैसलाबाद के तो शायद ही कोई पीछे रहे, सारे ही हमारे साथ। इनका एक मसला है, इनका एक मसला ये है कि ये दिन की रोशनी में भी ख्वाब देखते हैं। जावेद लतीफ़ साहब ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आज कुछ मेरे ख्याल में 2-3 मार्च हो गई है, दिसंबर में आना था, जनवरी में आना था, वापस नहीं आए। साल नहीं साथ। अच्छा सुन तो लेना। दूसरा ये है, वो पता नहीं फिर कब वापस आएंगे। दूसरा ये है कि फैसलाबाद के लोगों का कह रहे हैं, आज उन्हीं मेंबरान ने असम्बली में प्रिविलेज मोशन जमा करवा दिया है कि हमारी तस्दीक के बगैर, हमसे पूछे बगैर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। उन्होंने तरदीद की है, वीडियोज़ उनकी आ गई हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आप उनकी फ़िक्र करें जो स्टेट बैंक के बिलों पे 25 आपके गायब हो जाते हैं, वेकॉक के बिल पे गायब हो जाते हैं, अदम एतमाद के ऊपर गायब हो जाते हैं। आप उनकी फिक्र करें। ये जो आपके 30-35 हमारे साथ मिले हुए हैं, हर मौके के ऊपर गायब हो जाते हैं। आपके साथ इतना बड़ा हाथ हुआ है, 1 मिनट सुने, आपके साथ इतना बड़ा हाथ हुआ है कि आपने 82 वोट दिए चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए, वो जाके अपोजिशन लीडर बन गए। मुझे लगता है कि आखिर में पीपल्स पार्टी का पीटीआई से हाथ हो जाने, नून लीग ने वहीं बैठे रह जाना। आसिफ अली जरदारी साहब और इमरान खान आपस में ताती बन जाने, ये दिन दूर नहीं लगता मुझे। सादा सी बात फारूक साहब, इमरान खान के टिकट के ऊपर जीत गए हैं ये लोग। जो इमरान खान की गाड़ी से उतरेगा वो जीरो हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये जितनी मर्जी टिकटों का लालच दे दें, ये जितना ये भी बात गलत है, पैसों का लालच दे दें, पैसों का लालच दे दें, इनके अपने लोग इनके पीछे पड़ जाएंगे। साहब, बंदे आपके टूटे हैं कि इनके टूटे हैं? इन्होंने मिसाल सही दी थी, यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन हो, संजरानी के ऊपर अदम एतमाद हो, बंदे तो आपके टूटे। अच्छा बात ये है, नहीं वो आज तक बंदे का पता नहीं लगा कौन केड़े बंदे ने चोई, सब दसो ना जरा। अच्छा 1 सेकंड फर्क, 1 सेकंड फर्क है, 1 सेकंड। मैं फर्क आपको ये अर्ज करने लगा हूँ, आप छोटे भाई हो, मगर आप मुझे दयानतदारी से बताओ कि क्या फैसलाबाद का आपको इल्म नहीं है? नंबर 1। नंबर 2, मलिक साहब, मैं ये अर्ज करूँगा कि ये बात दुरुस्त है कि अगर खुफिया हाथ हरकत में आ गया तो फिर आप बजा कह रहे हैं कोई खुफिया हाथ नहीं है जी, ऐसे ही आप खुफिया वालों के नाम ना लें। मगर अगर खुफिया जब वो सेम पेज के रोले चल रहे थे तब भी पता था, अब नहीं है तो तब भी पता है। अब आप अपनी बात बताएं, आपके बंदे पूरे हैं तो बताएं हैं बंदे पूरे, कल ला रहे हैं, नहीं तो बताएं नहीं है बंदे पूरे। बात खत्म करें आज जी। बंदे पूरे ही नहीं, कल ला रहे हैं, परसों ला रहे हैं। ऑन एयर बात क्या करें अशफाक उल्ला साहब, ये जावेद रसूल साहब 13 अरब का अगर है और 113 अरब ये कह रहे हैं कि आपकी अगर और मगर में 278 अरब का पैकेज आ गया प्राइम मिनिस्टर का। अब आप सही हो जाए, बंदे पूरे होते हैं, जल्दी बता दें, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। जिनके बंदे पूरे होते हैं, टूट के जा रहे होते हैं, वो कहते नहीं अदम एतमाद आ नहीं है, अदम एतमाद जमा करवाते हैं। मैं आपको यकीन से ये बात कह रहा हूं कि छोटे होते आप फिल्में देखते थे सिनेमा में जो अच्छी फिल्म होती थी वो खिड़की तोड़ हमला होता था, खिड़की तोड़ शो होता था। ये वो होने जा रहा है। पीटीआई के लोग इस तरह भागे आएंगे अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कि आपको ये शायद गुमान भी ना हो। कैसा हो सकता है सर? ये
आप काफी दिनों से ये बातें कर रहे हैं, अब तो मुझे थोड़ा सा ना आप पे थोड़ा शुबा होने लग गया कि आप ये जो खुद नो कॉन्फिडेंस को रिस्क कह रहे हैं, बात कह रहे हैं मलिक साहब सुनिए ना, फर्क की बात मुझे ज्यादा पसंद लग रहा है। मलिक साहब वो कहते हैं अदम एतमाद एक रिस्क है, इनको खुद नो कॉन्फिडेंस है अदम एतमाद के ऊपर, ये हिले हुए हैं, इनको शक ये है कि पीपल्स पार्टी ने आपसे मिल जाना, ये शक नहीं होती तो आज नहीं थी। मैंने तो इनको पहले आप फारूक साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे, इनको शक ये है कि आप अंदर से पीपल्स पार्टी से मिले। पहले मरियम के साथ आप पीपल्स पार्टी से मिले, पहले मरियम के साथ किसने हाथ किया था? पीपल्स पार्टी के साथ होना, पीपल्स पार्टी ने जवाब देना फिर होता है आप इन्होंने मैं कहने हाथ हो जाना, पीपल्स पार्टी ने करना है, आपने इन्होंने हाथ हो चुके हैं, किसने करना है ये बता दें, वो इनको पता चल जाएगा। जावेद साहब तैयार हैं? मैं समझता हूं कि हाथ बहुत हो गए, अब तो मुल्क की बका का मसला है, इसलिए कोई हाथ नहीं करने वाला। चलो तो आपको ना कीमत कम पसंद आती ना ज्यादा पसंद आती, फिर आप बका कहते हैं। अशफाक तोला साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।